हम लोग भूगोल के पहले नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, तो भारत संसाधन एवं उपयोग के खंड घ जिसमें पढ़ना है खनिज संसाधन के बारे में। तो हम आपको पिछले वीडियो में खनिज संसाधन के बारे में ही बता रहे थे और खनिज संसाधन चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं उनमें से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 7वें नंबर क्वेश्चन तक हम आपको लघुतरीय प्रश्न में यहाँ तक हम आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके थे। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख लीजिए, आपको 7वां नंबर तक सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में 8वां नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन शेष बच गए हैं लघुतरीय प्रश्न में और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जहां तक संभव हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से बचे हुए सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे भी जितने सारे हम वीडियो अपलोड करें सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अल्मुनियम के उपयोग का उल्लेख करिए। 7वां नंबर क्वेश्चन यदि आपको याद होगा तो उसमें हम आपको बताए थे कि मैग्नीज का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में बताना है। देखिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में हम आपको मैग्नीज के उपयोग के बारे में बताए थे और यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अल्मुनियम का क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि अल्मुनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस काम के लिए अल्मुनियम का उपयोग, हम लोग कहाँ कहाँ पर अल्मुनियम का उपयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है वायुयान के निर्माण में। जो आप लोग हवाई जहाज देखते हैं ना और आप बोलते हैं कि यह लोहा का बना होता है, तो वह लोहा का नहीं बल्कि एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला एल्युमिनियम का उपयोग होता है वायुयान के निर्माण में। दूसरा होता है विद्युत उपकरण के निर्माण में। आप लोग लाइन वाला यानी कि विद्युत वाला कोई भी सामान देखते होंगे तो देखते होंगे कि अधिकांश जगह पर एल्युमिनियम का ही उपयोग होता है। यहाँ तक कि जो पोल पर जो तार तना हुआ होता है वह सारे तार भी एल्युमिनियम का होता है। इसलिए पहला हो गया कि वायुयान के निर्माण में, दूसरा हो जाता है विद्युत उपकरण के निर्माण में। उसके बाद तीसरा होता है घरेलू साज सज्जा के साधनों के निर्माण में। साज सज्जा कहने का मतलब कि आप लोग जिस चीज़ से घर को सजाते हैं उसमें अधिकांश चीज़ में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला वायुयान के निर्माण में, दूसरा विद्युत उपकरण के निर्माण में और उसके बाद होता है घरेलू साज सज्जा के साधनों के निर्माण में। उसके बाद होता है बाण बनाने में। ठीक है, चौथा नंबर होता है कि बाण बनाने में। पांचवा होता है कि सफ़ेद सीमेंट एवं रासायनिक वस्तुएं बनाने में। सफ़ेद सीमेंट कहने का मतलब कि वाइट सीमेंट। आप लोग बाजार में जाइएगा, बोलिएगा कि वाइट सीमेंट दीजिए तो आपको पैकेट में वाइट सीमेंट मिल जाएगा। ऐसे जो जिससे दीवार बनाया जाता है या फिर घर बनाया जाता है वह भूरे रंग का सीमेंट होता है, लेकिन एक वाइट सीमेंट होता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है, सीमेंट का ही एक प्रकार होता है। तो वाइट सीमेंट यानी कि सफ़ेद सीमेंट बनाने में भी एल्युमिनियम का उपयोग होता है। उसके अलावा रासायनिक वस्तु को बनाने में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहला होता है वायुयान के निर्माण में, उसके बाद होता है विद्युत उपकरण में, उसके बाद होता है घरेलू साज सज्जा में, उसके बाद बाण बनाने में, उसके बाद सफ़ेद सीमेंट यानी कि वाइट सीमेंट और उसके अलावा रासायनिक वस्तुएं बनाने में भी एल्युमिनियम का उपयोग होता है। तो चलिए हम आशा करते हैं आप 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अबरक का उपयोग क्या होता है। अबरक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको जो 4-5 क्वेश्चन जो सीरियल नंबर है 7, 8, 9, 10 ये सभी उपयोगिता के बारे में, जो खनिजों का उपयोगिता होता है उसके बारे में ही आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन में देखें मैग्नीज का उपयोग, उसके बाद हम आपको 8वें नंबर क्वेश्चन बताए एल्युमिनियम का उपयोग। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अबरक का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए अबरक का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। अब बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अबरक का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। आप सभी लोगों के घरों में आयरन तो होगा जिससे आप लोग अपने अपने कपड़े को आयरन करते होंगे। ठीक है, तो जो आयरन होता है जिससे कपड़ा प्रेस किया जाता है, उस आयरन में आप लोग लाइन देते होंगे तो देखते हैं सबसे नीचे वाला जो परत होता है वह गर्म हो जाता है और जब गर्म हो जाता है तो उसी से आप लोग
आयरन करते होंगे। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ नीचे वाला ही गर्म होता है, बाकी सारा आयरन ठंडा रहता है, ऊपर तो प्लास्टिक का दिया हुआ रहता है। यदि पूरा आयरन गर्म हो जाएगा तो वह प्लास्टिक पिघल जाएगा। तो पूरे आयरन को गर्म होने से बचाने के लिए अबरक की एक पट्टी का उपयोग किया जाता है। आप लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि आयरन में जो नीचे हीटर लगा होता है जिससे गर्म किया जाता है, उसके ऊपर में एक अबरक का पट्टी होता है, जिससे क्या होता है कि सिर्फ नीचे वाला ही भाग गर्म होता है, बाकी ऊपर वाला भाग ठंडा रहता है। नहीं तो अगर ऊपर वाला गर्म हुआ तो आपका पूरा आयरन ही जल जाएगा। इसलिए क्या होता है कि उसमें अबरक का एक पट्टी दिया जाता है जिससे कि ऊपर का भाग गर्म न हो। तो आप लोग समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अबरक का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा आप लोग आयुर्वेद दवा के बारे में तो जानते होंगे कि आयुर्वेदिक दवा, तो आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में भी अबरक का उपयोग किया जाता है। अब आयुर्वेदिक दवा में कैसे इसका उपयोग होता है वो तो दवा वाला कंपनी ही बताएगा, क्योंकि हम कभी देखे नहीं हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में अबरक का उपयोग होता है। तो आप लोग बस इतना ही याद रखिए, इतना से ही आप लोगों का काम चल जाएगा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, दूसरा आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग में, और उसके बाद होता है विद्युत रोधक होने के कारण विद्युत उपकरण बनाने में। अभी अभी हम आपको आयरन वाला एक उदाहरण देख के बनाए ना कि यह विद्युत रोधक होता है, जिससे कि सिर्फ नीचे ही भाग गर्म होता है, ऊपर का भाग गर्म नहीं होता है। तो क्योंकि यह विद्युत रोधक होता है, इससे विद्युत आर पार नहीं हो सकता है, इसलिए विद्युत रोधक होने के कारण विद्युत उपकरण बनाने में भी अबरक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के उपयोग बताए गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप ध्यान से समझ गए होंगे। यही 3 प्रकार के उपयोग होते हैं जहाँ पर अबरक का उपयोग किया जाता है। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। ठीक है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे इस चैप्टर का, तो उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन बताए थे कि सीमेंट बनाने में, ठीक है, सीमेंट का एक प्रमुख कच्चा माल का उपयोग किया जाता है, वह होता है चूना पत्थर। यानी कि सीमेंट का निर्माण करना है तो चूना पत्थर को आपको साथ में रखना ही होगा। बिना चूना पत्थर का आप लोग सीमेंट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपयोग तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट बनाने में, क्योंकि सीमेंट तो घर घर में उपयोग होता है, इसलिए आप लोगों को तो यह उदाहरण समझ में आ ही जाएगा। तो चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट बनाने में। उसके अलावा उपयोग होता है लौह इस्पात बनाने में, और उसके बाद होता है उर्वरक जिसको हम लोग खाद बोलते हैं। उसके बाद होता है कागज जिस पर आप लोग पढ़ने लिखने का काम करते हैं, और उसके बाद होता है चीनी उद्योग। तो यही 3 प्रकार के उपयोग मुख्य रूप से होते हैं चूना पत्थर का। यदि आप लोग इसे अलग अलग लिखेंगे तो 5 प्रकार के भी हो जाएंगे। उर्वरक में लिख दीजिए अलग, कागज में लिख दीजिए अलग, और चीनी उद्योग में लिख दीजिए अलग। तो एक से अधिक मतलब कि यहाँ पर 4-5 प्रकार के उपयोग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको साथ में लिखेंगे तो पहला हो जाएगा कि सीमेंट बनाने में, दूसरा हो जाएगा लौह इस्पात बनाने में, और उसके बाद हो जाएगा उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें, कि खनिजों का मुख्य विशेषता क्या क्या होता है। तो यह क्वेश्चन हम आपको ऊपर में भी बताए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, उसी प्रकार का आंसर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहला कि खनिजों का वितरण असमान होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम एवं कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि जो खनिजों का वितरण होता है वह असमान होता है। उसके अलावा हम आपको बताए थे कि खनिज समाप्य संसाधन होता है। समाप्य संसाधन कहने का मतलब होता है कि अगर एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर एक बार उपयोग कर लिए तो यह भंडारण में से समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे भी कि आपको खनिज का जो उपयोग है वह सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग भली भांति अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए हमको खनिज का उपयोग सोच समझ कर जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। तो खनिजों का मुख्य विशेषता होता है कि खनिजों का वितरण असमान रहता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम एवं कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। संरक्षण कहने का मतलब कि बचाव होता है, इसलिए हम लोगों को खनिज को बचा करके चलना चाहिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि शायद लघुत्तरीय प्रश्न का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी हम आपको ऊपर में बताया कि संरक्षण कहने का मतलब बचाव होता है।
तो आपसे क्वेश्चन में मिला जुला करके यही पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार से खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, इसका प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन के बारे में हम आपको सबसे पहले चैप्टर में ही बताए थे। नवीकरणीय संसाधन के बारे में हम आपको बताए थे कि जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय कहते हैं। और आपको अनवीकरणीय संसाधन में बताए थे कि जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जो खनिज होता है वह क्षयशील होता है और अनवीकरणीय संसाधन होता है। इसकी मात्रा सीमित है, इसका पुनर्निर्माण असंभव है। पुनर्निर्माण कहने का मतलब कि अगर एक बार निर्माण हो गया तो इसका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता है। और आपको हम बताए थे कि अगर निर्माण इसका होगा भी तो हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं इसके निर्माण में। जो खनिज होता है वह उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है कि पहला उसमें से होता है खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण। मतलब दोहन कहने का मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग खनिजों को नष्ट कर रहे हैं उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसके बाद है कि उनका बचत पूर्वक उपयोग, मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें। बचत पूर्वक, उनका बचत पूर्वक उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। और उसके बाद है खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना। विकल्पों को खोजना कहने का मतलब हुआ कि खनिज के जगह पर दूसरा चीज हम लोग क्या उपयोग करें कि खनिज को बचाया जा सके। ऐसा आप लोग देखते होंगे कि इसके जगह पर हम लोग इसका उपयोग कर लेंगे, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके दूसरे विकल्प को चुनना। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उसके दूसरे विकल्प को खोजना। खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग, जो खनिज के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका भी उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना। उसके अलावा होता है कि पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। अब चक्रीय पद्धति कहने का मतलब हो गया कि अगर एक तरफ से हम इसको नष्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से इसको हम लोग बनाने के बारे में भी सोचें कि दोबारा इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है। इसी को चक्रीय पद्धति कहते हैं, जिसको गोल गोल घूमना भी कहते हैं। यदि खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोग खनिजों के संरक्षण के बारे में सोच रहे हैं उसी प्रकार से इसके प्रबंधन के बारे में भी सोचा जाए कि इसके अलावा हमको क्या चीज़ ऐसा बनाना चाहिए जिससे खनिज को बचाया जा सके। खनिजों के जगह पर दूसरे विकल्प को खोजना चाहिए। इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग खनिज को बचा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन के बारे में समझ गए होंगे। शॉर्ट में आप लोग याद रखिएगा कि खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से आपको यहाँ पर से दिया हुआ है कि खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों को खोजना, खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना ही प्रबंधन कहलाता है। तो मुख्य रूप से यही सारे पॉइंट हैं जिससे कि हम लोग खनिज को बचा सकते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए हम लोग कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम आपको सारे लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म करा चुके और अगले वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूरी अच्छे तरीके से खत्म करा देंगे। तो आप लोग अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा, कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी जितने सारे भी हम वीडियो अपलोड करें सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।